जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कह रहा है बाबू कि विद्युत ऊर्जा का व्यंजक और मात्रक लिखिए। यानी विद्युत ऊर्जा का आपका व्यंजक लिखना है और साथ साथ इसका मात्रक लिखना है। सबसे पहले हम लोग याद कर लें बाबू कि प्रति एकांक आवेश को, याद है बाबू, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है विद्युत विभव होता है और वहीं से हम लोग निकालेंगे। बाबू हम लोगों ने पढ़ा है बाबू, लिखेंगे बाबू माना कि Q आवेश को माना कि कितना आवेश बाबू, Q आवेश को भी विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य होता है। याद रहेगा बाबू, यानी कि Q आवेश को भी विभवांतर के क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य होता है, W कार्य होता है। तो यहाँ से बाबू आप लोग पढ़े होंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा कि विभव बराबर क्या होता है। विभव बराबर याद है आपको बाबू, W बट्टा क्या होता है, नहीं W बट्टा Q होता है। यहाँ से अगर हम किसका मान निकालें बाबू, W का मान निकालें तो W बराबर हो जाएगा बाबू Q इंटू में भी। कितना हो जाएगा, W बराबर Q इंटू में भी। और जितना ये कार्य हुआ यही कार्य चालक के कौन ऊर्जा बाबू, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि माना कि Q आवेश को भी विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य होता है। यानी V बराबर W बट्टा Q। V क्या है, यहाँ पे विभव है, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो W इंटू में 1 बराबर हो जाए Q इंटू में V। और जितना ये कार्य होता है बाबू यही कार्य किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला बाबू, एक फार्मूला मिला। और फार्मूला कितना मिल गया बाबू, याद कर लीजिए। यहाँ से हम लोग के पास फार्मूला आ गया बाबू, ध्यान से देखिएगा। कितना बराबर बाबू, U बराबर W बराबर कितना भी बाबू, Q भी। ये हम लोग के पास इक्वेशन नंबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब यहाँ से हम लोग किसका नियम अप्लाई करेंगे बाबू, देखते हैं। आगे हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला लगाते हैं। पहला फार्मूला निकल गया बाबू, U बराबर कितना, Q भी। हम लोग पढ़े हैं बाबू विद्युत धारा, पढ़े हैं बाबू विद्युत धारा क्या होता है बाबू, आवेश बट्टा क्या होता है, समय। क्या होता है बाबू, आवेश बट्टा समय। यहां से फार्मूला निकाल लेंगे। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है बाबू, तो याद रखेंगे आवेश बट्टा क्या होता है, समय। यानी कह सकते हैं Q बट्टा कितना लिख लेंगे बाबू, यहाँ पर Q
और बट्टा में क्या हो जाएगा टी। यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे तो हमारे पास Q का मान निकल जाएगा बाबू I इंटू में टी, I इंटू में टी। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू आपको? Q का मान क्या निकल गया बाबू I इंटू में टी। अब यहाँ मान उठाइए ये मान और यहाँ रख दीजिए तो U बराबर क्या हो जाएगा वो देखिए ध्यान से। U बराबर Q के जगह पे पहले Q के जगह पे क्या लिखेंगे, पहले V लिख लेंगे पहले, और Q के जगह पे लिख लेंगे बाबू कितना I इंटू में T। तो क्या हो जाएगा बाबू VIT। ये हम लोग के पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया 2, यानी 2 ऊर्जा का फॉर्मूला निकल गया बाबू QV और VIT। अब हम लोग लगाएंगे किसका नियम बाबू? ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। तो ओम के नियम से क्या पढ़े हम लोग बाबू? ओम का नियम याद है आप लोग को? V बराबर कितनी होती है बाबू IR। यहां तक कोई दिक्कत? V बराबर IR। मान उठाइए और V के जगह पर रख दिए, क्या हो जाएगा? U बराबर हो जाएगा बाबू V के जगह पर कितना IR, क्या हो जाएगा I इंटू में R। अब पहले से क्या है बाबू IT है, IT। अब कितना हो जाएगा बाबू I 2 बार हो गया तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये फार्मूला नंबर कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो 3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, U बराबर QV, U बराबर VIT और U बराबर I स्क्वायर RT। अब लास्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे बाबू। हम लोगों ने पढ़ा है बाबू कि अब ओम का नियम तो पढ़े हम लोग V बराबर IR। अब यहां से हम लोग अगर I का मान रखना चाहें, किसका मान? I का मान। तो I का मान क्या हो जाएगा बाबू? यहां पर I का मान हो जाएगा V बट्टा में R। तो यहां सब लिख लेते हैं U बराबर, देखिएगा ध्यान से, I स्क्वायर है तो I स्क्वायर है, तो यहां से अगर हम किसका मान निकालें I का मान, तो I बराबर हो जाएगा बाबू, देखिए I बराबर V में किससे भाग दीजिए R से, तो V बट्टा क्या हो जाएगा R। नहीं समझ में आया? V बराबर कितना है IR, तो हम I का मान निकालेंगे तो V बट्टा में R इतना हो जाएगा। अब रख दीजिए I के जगह पे V बट्टा R। एक बार की 2 बार? 2 बार, क्योंकि I स्क्वायर है तो फिर लिखेंगे V बट्टा R और फिर क्या लिखेंगे बाबू R इंटू में T। यहां से R कैंसिल हो गया, क्या निकल गया बाबू? यहां पे फॉर्मूला निकला कितना U बराबर कितना V स्क्वायर बट्टा R इंटू में T। तो कितना फार्मूला निकला बाबू? यहाँ पे 4 फार्मूला निकला। किसका बाबू? विद्युत ऊर्जा का। कितना कितना? QV, VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बट्टा R इंटू में T। चारों पर स्टार मार लेंगे बाबू हम लोग, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि धारा की कितनी अभी धारा नहीं विद्युत ऊर्जा के कितनी फार्मूला हो जाएंगी। तो 4 फार्मूला आपको याद रखना। कोई दिक्कत बाबू? तो आप इसका क्या लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका क्या बताते हैं, मात्रक बताते हैं। समझ में आया कि नहीं इतना बाबू? यानी विद्युत ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा QV, VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बट्टा R इंटू में T। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाबू इसका मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात बाबू? मात्रक का बात। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ठीक है बाबू, चलिए अब ध्यान से देखना है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका मात्रक मेन जो मात्रक है बाबू जूल होता है। कितना होता है? जूल। कैसे याद रखेंगे? अभी हमने देखा बाबू कि ऊर्जा U बराबर था V इंटू में या Q भी था। कितना था बाबू? यहाँ पे था U बराबर Q भी था। यहाँ से अगर हम मात्रक निकालें U का मात्रक, तो U का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? Q है, और Q क्या है बाबू? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बाबू? कूलाम। याद रहेगा। और दूसरा V क्या है? V है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक होता है बाबू वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और याद रखिएगा कूलाम वोल्ट, कूलाम जो वोल्ट होता है किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखिए, कूलाम तो कूलाम लिखिए,
और एक और बात मैंने आपको पढ़ाया है बाबू, वोल्ट क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। वोल्ट क्या होता है बाबू? जूल प्रति कूलाम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वोल्ट किसके बराबर होता है, तो कहिएगा सर जूल प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, कितना याद रखेंगे बाबू? जूल हम लोग याद रखेंगे। किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक, या कह सकते हैं कूलाम गुणे वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो व्यावसायिक मात्रक है, कौन मात्रक बाबू? व्यावसायिक मात्रक। ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू? कि यानी किलोवाट घंटा, इसका अन्य मात्रक। अन्य मात्रक क्या होता है बाबू? याद रखेंगे किलोवाट घंटा। और याद रखेंगे बाबू, इसी को लिखते हैं KWH से। किससे लिखा जाता है बाबू? KWH। KWH इसका मान हो जाएगा किलोवाट घंटा। और एक और बात याद रखिएगा बाबू, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसी को कहा जाता है एक यूनिट। क्या कहा जाता है बाबू? एक यूनिट। तो एक यूनिट जो होता है किसके बराबर होता है? कहेगा सर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल। याद रहे कितनी बार? इसका एक और अन्य मात्रक होता है बाबू, अन्य मात्रक। कितना क्या होता है बाबू? सर कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी होता है। कैलोरी। कैलोरी के लिखते हैं CAL से। CAL यानी कैलोरी। और याद रखिएगा बाबू, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या कई जगह पर लिखा जाता है 4.2 जूल। तो ये था बाबू विद्युत ऊर्जा का मात्रक। आप ज्यादा किसको याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है कूलाम वोल्ट या जूल होता है, या अन्य मात्रक बहुत फेमस है बाबू किलोवाट घंटा। पूछा जाए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा बाबू विद्युत ऊर्जा का मात्रक। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल, या इसी को एक यूनिट या बोर्ड ऑफ ट्रेड BOT के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य मात्रक बाबू कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल या 4.18 जूल। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक और व्यंजक प्राप्त करें। देखिए वो ध्यान से, विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। याद रहेगा बाबू, विद्युत ऊर्जा के व्यय मतलब कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है एकांक समय में, उसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कहा बाबू एकांक समय में जितनी क्या खर्च होगी बाबू? विद्युत ऊर्जा खर्च होंगी। एकांक समय में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होंगी, इसी को कहा जाता है बाबू विद्युत शक्ति। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो विद्युत शक्ति क्या होता है सर? विद्युत ऊर्जा बट्टा समय, या कह सकते हैं एकांक समय में विद्युत ऊर्जा के व्यय को क्या कहा जाएगा? विद्युत शक्ति, या डेफिनेशन विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति को हमने लिखा था, किससे लिखते हैं बाबू? P से, और ऊर्जा को बाबू U से, समय को किससे? T से। तो यानी फार्मूला निकल गया बाबू P बराबर U बट्टा T। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी विद्युत ऊर्जा क्या फार्मूला निकला बाबू? P बराबर U बट्टा T। अब हम लोग इसका मात्रक अगर निकालें, इसका क्या निकालेंगे बाबू? मात्रक। ध्यान से देखिएगा, मात्रक से पहले आप क्या कर लीजिए? इसका फार्मूला निकाल लीजिए। फार्मूला कैसे निकालेंगे बाबू? ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा P बराबर U बट्टा T, यानी ऊर्जा में किससे भाग देंगे? समय से। ऊर्जा में किससे भाग देंगे बाबू? समय से। अब बताइए ऊर्जा का फार्मूला, जस्ट पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? QV VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बट्टा RT। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा बाबू?
VIT, सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ा VIT, नीचे किससे भाग दे देंगे? समय से। कोई दिक्कत है? एक और ऊर्जा का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बाबू I²RT, किससे भाग दे देंगे? टाइम से। लास्ट हमने फार्मूला क्या पढ़ा था बाबू? याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था V²/R, यानी यहां से हो जाएगा बाबू V²/R इंटू में T था और फिर नीचे किससे? T से। T से T कैंसिल, T से T कैंसिल, T से T कैंसिल, यानी P का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा बाबू U/T, या कह सकते हैं बाबू VI, या बाबू I²R, या बाबू लास्ट वाला V²/R। तो हम लोगों ने 4 फार्मूला पढ़ा किसका? विद्युत शक्ति का, U/T या VI, I²R या V²/R। आप इसे याद कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? हमने क्या बताया? विद्युत ऊर्जा कि व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहा था, तो विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बट्टा समय, और ये P बराबर U/T हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने निकाला P बराबर U/T, और U बराबर क्या था बाबू? VIT, I²RT V²/R इंटू में T, सब में टाइम से भाग दे देंगे, कैंसिल हो जाएगा VI I²R V²/R। समझ में आया? अगर हम लोग इसका क्या देखें बाबू? मात्रक देखें, तो मात्रक यहीं से हम लोग याद कर लेंगे, यानी P का मात्रक कितना हो जाएगा? वो देखिए ऊपर क्या है? U यानी ऊर्जा, और ऊर्जा का भी हमने मात्रक देखा था जूल, और नीचे समय है, समय का मात्रक बहुत सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं बाबू? वाट। याद रखिएगा, जूल बट्टा में सेकेंड क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट, यानी W होता है। याद रहेगा बाबू? अच्छा, और इसका एक और अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक बाबू अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति। अन्य मात्रक होता है बाबू कितना? अश्व शक्ति। और याद रखिएगा बाबू कि एक अश्व शक्ति को हम लोग लिखते हैं हॉर्स पावर, यानी HP से, और याद रखना है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने समझा कि विद्युत ऊर्जा क्या है, इसका क्या क्या मात्रक होता है, तो इसको हम लोग देख लिए। अब एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका मात्रक बता देते हैं। मात्रक लिखवा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? चलिए अब इसका मात्रक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। 3 क्या कह रहा है बाबू? ध्यान से देखिएगा, निम्न को परिभाषित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बाबू कि निम्न को परिभाषित करें। सबसे पहला रहा चालक। चालक क्या होता है बाबू? वैसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सभी धातु और ग्रेफाइट क्या होते हैं? चालक होते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी कोई भी पदार्थ जिनसे होकर, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सभी धातु और कौन बाबू? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दूसरा हम लोग के पास इसमें आ रहा है बाबू अचालक। अचालक क्या कहलाता है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। जैसे अधातु और हीरा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। याद हो गया वो इतनी बात? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। जिनसे होकर उष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। समझ में आया? इनका कहने का मतलब यह है बाबू, ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई ये पदार्थ है
और इधर हम लोग क्या किए बाबू, गर्म किए। क्या किए, गर्म करेंगे। अब उष्मा अभी यहां तक नहीं पहुंचे, उष्मा यहां तक नहीं पहुंचे, मतलब आग यहां तक यहां नहीं पहुंचे, आग नहीं पहुंचे, और आग पहुंचे बिना ही उष्मा एक जगह से कहां पहुंच जाए, दूसरे जगह। तो इसका मतलब है उष्मा एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित हो रहा है। हमने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, गर्म। अब गर्म कर रहे हैं तो अभी आग यहाँ पे है, आग यहाँ पे है, तब तक ये वाला सिरा भी अपने आप क्या हो जाए, गर्म हो जाए। जैसे बर्तन जिसमें खाना बनता है, ये नीचे वाला सिरा गर्म हो रहा है और ऊपर वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब उष्मा एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है। तो ऐसे पदार्थ को नाम देंगे हम लोग चालक। समझ में आया कि नहीं है। और उष्मा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है तो उसका नाम देंगे हम लोग अचालक, इंसुलेटर। कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है वो, अर्धचालक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 दे देगा, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। और चारों का क्या पूछेगा, डिफिनीशन पूछेगा आपसे, 5 नंबर का पूछता है। तो अर्धचालक क्या है बाबू, वैसे पदार्थ जिनमें चालकता का गुण चालक और अचालक के बीच होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिनमें चालकता का गुण चालक से कम होगा और अचालक से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या नाम दिया जाएगा बाबू, अर्धचालक। समझ में आया। जैसे नाम याद रखिएगा, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या होते हैं बाबू, ये क्या होते हैं बाबू, तो याद रखेंगे ये सब के सब क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग के पास नेक्स्ट आ रहा है बाबू, अतिचालक। बहुत खतरनाक डिफिनीशन है बाबू। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सुपर कंडक्टर, या उसी को बोलते हैं अतिचालक। ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखना है, कह रहा है बाबू वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है और चालकता अनंत हो जाती है, अतिचालक कहलाता। अब ध्यान सुनिएगा, यानी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बाबू, प्रतिरोधकता, रो पढ़े होंगे बाबू। रो जो होता है बाबू कितना होता है, यहां से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, आर बराबर, तार का प्रतिरोध आर बराबर होता है बाबू रो L बट्टा A। और यही जो रो दिख रहा है बाबू, यही क्या है, प्रतिरोधकता। क्या है बाबू, प्रतिरोधकता। इसको पढ़ते क्या है बाबू, रो पढ़ते हैं, रो क्या है, प्रतिरोधकता। समझ में आया बाबू। अब कह क्या रहा है बाबू कि वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी रो का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। कोई दिक्कत है। चलिए अब रो का मान शून्य हो गया। चालकता, चालकता आप लोग पढ़े होंगे, चालकता बराबर होती है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। यानी 1 बट्टा प्रतिरोधकता, यही कहलाता है बाबू चालकता। याद रहेगा। अब यहां से हम लोग चालकता अगर निकालें, चालकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का मान कितना है, 0 है। तो 1 बट्टा 0 और 1 बट्टा 0 यानी 1 में 0 से भाग देंगे। दुनिया की कोई भी संख्या जिसमें 0 से भाग दिया जाता है वो हो जाता है अनंत, अनडिफाइन हो जाता है अनंत। तो कहेंगे डिफिनीशन, वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाए, 0 हो जाए और चालकता क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो उस पदार्थ को नाम देंगे अतिचालक। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और चालकता का अगर मात्रक पूछेगा बाबू, इसका मात्रक पूछे, इसका मात्रक तो याद रखिएगा ओम मीटर। क्या होता है बाबू, ओम मीटर होता है। और इसका मात्रक हो जाएगा बाबू, मात्रक कितना हो जाएगा, ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या होती है अतिचालक, तो वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता 0 हो जाए और चालकता अनंत हो जाए। समझ में आ गया हो। तो चारों टर्म समझ में आया, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है बाबू, विद्युत जनित्र क्या है और किस सिद्धांत पे कार्य करता है। डिफिनीशन याद कर लीजिएगा बाबू। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी विद्युत जनित्र एक ऐसा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी मशीन को घुमाया जाता है, यानी 2 शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच
आर्मेचर यानी कुंडली को घुमाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा से वहां पे कौन ऊर्जा उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। यानी वह डिवाइस जो किसको किसको बाबू कहेगा सर, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करे बाबू? विद्युत ऊर्जा में चेंज करे, विद्युत ऊर्जा में चेंज करे। क्या कहलाता है बाबू? तो याद रखेंगे जनित्र कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? जनित्र। और जनित्र नहीं दिया होगा तो वहां पर लिख सकता है डायनेमो। क्या दे सकता है बाबू? डायनेमो कहलाता है। कहानी समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, और किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो कई बार यह पूछा गया विद्युत जनित्र क्या करता है, तो कहेगा सर यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करेगा विद्युत ऊर्जा में, और किस सिद्धांत पे काम करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम को लिखे, यानी फ्लेमिंग का आपको लेफ्ट हैंड रूल लिखना है और राइट हैंड रूल लिखना है। ध्यान से देखिए, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है पहला बाबू फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल। क्या कह रहा है बाबू? लेफ्ट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग का हम लोग को लेफ्ट हैंड रूल देखना है। कह रहा है बाबू कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किससे किससे संबंधित बाबू? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित बाएं हाथ का नियम दिया, जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। यानी फ्लेमिंग ने क्या किससे किससे रिलेटेड बाबू? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित अपने बाएं हाथ का नियम दिया, जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। इतना समझ में आ गया? किसके किसके बारे में बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, चुंबकीय बल के बारे में। अब ध्यान से देखना वो कहता क्या है डिफिनीशन। उसने कहा कि यदि या इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, 3 अंगुलियां, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, देखिएगा ये क्या है बाबू? अंगूठा, ये क्या है बाबू? तर्जनी, ये है मध्यमा। ध्यान सुनिएगा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती हो, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। यानी ध्यान से सुनिए, फ्लेमिंग ने क्या बताया बाबू? फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित अपने बाएं हाथ का नियम दिया। उसने क्या कहा बाबू कि यदि हम अपनी 3 अंगुली, कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर क्या फैलाए? लंबवत फैलाए कि तर्जनी ये है, तर्जनी किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा किसकी दिशा? धारा की दिशा बताती हो, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को क्या करेगा? बताएगा। यही है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब कैसे याद रखेंगे बाबू? आप बाएं हाथ की 3 अंगुली की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये हम लोग के पास क्या है बाबू? ऐसे समझना है। एक मिनट ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए उसने क्या बोला बाबू? ऐसे बना दीजिएगा। ये है आपके पास अंगूठा, क्या है बाबू? अंगूठा। और ये है बाबू तर्जनी, क्या है? तर्जनी। और ये है बाबू मध्यमा, क्या है? मध्यमा। अब बाएं हाथ की 3 अंगुली कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर क्या फैलाए? लंबवत फैलाए कि कंडीशन क्या दे रहा हूं? कंडीशन देखिए ध्यान से, तर्जनी किसके बारे में बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। मध्यमा किसके बारे में बताएगा बाबू? विद्युत धारा की दिशा के बारे में। अगर ये 2 शर्त का पूरा करते हैं तो अंगूठा 100% चुंबकीय बल की दिशा के बारे में बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा के बारे में बताएगा। यही है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। बता दीजिएगा बाबू, फ्लेमिंग ने किसके किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित अपने बाएं हाथ का नियम दिया। और उसके अनुसार क्या है बाबू? यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुली, अंगूठा,
तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती हो तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। यही है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में ये पूछा जाए कि बाबू फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग किसकी दिशा को 100% पता करते हैं, कहिएगा चुंबकीय बल। ये मेन यही है कि चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। समझ में आया बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए अब हम लोग देखेंगे बाबू फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किसके किसके बारे में बता रहा है बाबू? तो कह रहा है कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय गति और विद्युत धारा की दिशा से संबंधित दाएं हाथ का नियम दिया, जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। यानी इस बार दाएं हाथ का नियम दिया। और उसने क्या बोला बाबू? यदि हम, या इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुली, कौन कौन बाबू? तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा चालक की चुंबकीय गति की दिशा को बताती है तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। यानी इस नियम से हम लोग एक्चुअल में किसके बारे में पता करते हैं, कहिएगा सर विद्युत धारा की दिशा के बारे में पता करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो इनका क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। इनका नियम क्या कहता है समझना है थोड़ा सा, कि हम इस बार अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुली बनाएंगे। दाहिने हाथ की 3 अंगुली आपको याद रखना है। ये आपके पास क्या है बाबू? अंगूठा है। और ये वाला क्या है बाबू? मध्यमा नहीं, तर्जनी। क्या है बाबू? ये वाले क्या है बाबू? तर्जनी। तर्जनी है बाबू। और ये आपके पास क्या है बाबू? मध्यमा। चलिए शर्त पढ़िए। शर्त कह रहा है कि तर्जनी किसकी दिशा को बताएंगे बाबू? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। तो इधर हम लोग को मालूम चल गया किसके बारे में बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और अंगूठा चुंबकीय गति के बारे में बता रहा है, चुंबकीय गति के बारे में। तो इससे हम लोग किसकी दिशा के बारे में पता चलेगा? विद्युत धारा के दिशा के बारे में पता चलेगा। तो ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि यानी हम 3 अंगुली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर क्या फैलाएं? लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चुंबकीय गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताएगा। समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत आपको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और याद रखना है इसके द्वारा हम लोग बेसिकली किसकी दिशा के बारे में? विद्युत धारा की दिशा के बारे में पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना आ रहा है बाबू? 6 आ रहा है। 6 क्या कह रहा है बाबू? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम लिखना है। क्या नेम बाबू? दक्षिण हस्त यहां नहीं रहेगा, मैक्सवेल का यहां दक्षिण में दाहिने हाथ का अंगूठा नियम है, इसीलिए हम लोग दक्षिण हस्त बोल देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा हो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित दाहिने हाथ का कौन लिया बाबू? अंगूठा नियम दिया। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम दिया। यानी याद रखना है बाबू कि मैक्सवेल के अंगूठा नियम से किसके किसके बारे दिशा के बारे में पता चलता है? तो 2 चीज, एक बाबू विद्युत धारा, एक कौन बाबू? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पता चलता है। इन्होंने क्या बोला? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताता हो तो अन्य मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएंगे। यानी ध्यान सुनिएगा, इन्होंने दाहिना हाथ, देखिए ध्यान से, ये हमारा कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है।
और ये मान लीजिए हमने क्या किया बाबू, एक धारावाही तार है, इसको ऐसे पकड़ लिया। अब देखिए कह रहा है कि अगर अंगूठा, अगर क्या बाबू, अंगूठा किसकी दिशा को बता रहा है, धारा की दिशा को, तो जितनी ये अंगुलियां मुड़ रही हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। यानी धारा अगर ऊपर बह रहा तो अंगुलियां अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो क्या हमने बोला कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा किसकी दिशा, धारा की दिशा, मतलब धारा ऊपर की तरफ बह रहा है, तो जितनी अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएंगे। यानी आपको एक बात याद रखना है, अगर धारा कहां बहेगा, धारा बहेगा किसकी ओर बाबू, ऊपर की ओर। धारा कहां बहेगा, ऊपर की ओर बहेगा। याद रखना है, धारा अगर ऊपर की ओर बह रहा है तो जितनी अंगुलियां मुड़ रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी बाबू, चुंबकीय क्षेत्र होंगी बाबू एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। और अगर धारा नीचे बढ़ रही, देखिए धारा कहां बहेगी, नीचे, तो अंगुलियां ऐसे मुड़ रही है, यानी घड़ी के समान मुड़ रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी धारा अगर नीचे की तरफ बहे तो इस कंडीशन में किसकी दिशा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएंगी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी के समान दिशा में हो जाएंगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया कि यानी अगर हम धारावाही तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा था, अन्य मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएंगे। अगर धारा ऊपर बह रहा है तो अंगुलियां इस साइड में मुड़ रही हैं, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट आ रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या लिखे, अंतर लिखे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बाबू, एमीटर एंड वोल्ट मीटर में अंतर, और मैं आपको समझाऊंगा, आपको 100% ये सभी कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए कह रहा है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, इस साइड एमीटर, इस साइड वोल्ट मीटर। देखिए एमीटर परिपथ में किसको मापता है, धारा को। तो कई बार ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट यही पूछा गया है कि एमीटर क्या मापता है बाबू, धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी विभवांतर को मापता है। किसको मापेगा बाबू, वोल्टेज यानी विभवांतर को मापेगा। दूसरा क्या रखना है बाबू, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों बाबू जोड़ा जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है और समांतर क्रम में वोल्ट यानी विभवांतर का मान नियत होता है, तो इसलिए इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में। दो समझ में आया। पहला, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। एमीटर धारा मापता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी विभवांतर मापता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यानी एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो याद रखेंगे आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। लास्ट बाबू, एमीटर धारा को किसमें मापता है, एम्पियर में। वोल्ट मीटर वोल्टेज को किसमें मापता है बाबू, वोल्ट में मापता है। तो ये चारों आपको समझ में आया होगा। एमीटर परिपथ में धारा को मापता है, वोल्ट मीटर परिपथ में वोल्टेज को मापता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, क्योंकि इसका आदर्श मतलब होता है आइडियल। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और जब कम का आदर्श निकालेंगे बाबू तो कम का आदर्श क्या हो जाएगा, शून्य, और अधिक का अगर आइडियल निकालेंगे अनंत। ठीक है। और एमीटर धारा को एम्पियर में, वोल्ट मीटर धारा को वोल्टेज में मापता है। समझ में आया बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप बता सकते हैं कि मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम बाबू कि श्रेणी क्रम में क्या होता है बाबू, याद रखेंगे, धारा क्या होता है, नियत होता है, इसलिए धारा को माप रहा है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कौन क्रम बाबू,
समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या नियत होता है बाबू, तो याद रखेंगे विभवांतर, यानी वोल्टेज क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसलिए वोल्टेज को मापने के लिए समांतर क्रम, धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि लघु पतन और अति भारण में अंतर लिखें। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु पतन और अति भारण क्या होता है, बहुत फेमस है बाबू लघु पतन और अति भारण। देखिए लघु पतन की परिपथ में प्रतिरोध बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने क्या बताया वो ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई भी तार जो होता है, तार ऐसे मान लीजिए हम लोग के पास क्या है बाबू, तार है। अब इस तार के ऊपर क्या लगे रहते हैं बाबू, प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं। जब ये कवर किसी कारणवश से खराब हो जाते हैं तो दोनों तार आपस में संपर्क में आते हैं। जब संपर्क में आएंगे तो इस कंडीशन में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और यही घटना कहलाती है शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो याद रखेंगे लघु पतन की स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड, यानी किसी भी तार से जो धारा बहती है उससे ज्यादा मान का परिपथ में क्या जोड़ दिया जाए, उपकरण जोड़ दिया जाए। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अति भारण। अति भारण मतलब ओवरलोड। दोनों में क्या अंतर, ध्यान सुनिएगा। लघु पतन के मतलब होता है कोई भी तार है तो उस तार के ऊपर का जो क्या लगा है बाबू, कवर लगा है, ये कवर क्या हो जाएंगे, अगर खराब हो जाएंगे तो दोनों तार आपस में संपर्क में आएगा। संपर्क में आएगा तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन पतन, लघु पतन। और अति भारण का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी तार है और तार की मैक्सिमम वैल्यू है कि 5 एम्पियर की धारा बहा सकती हैं और इधर हम लोग उपकरण जोड़ लीजिए, मान लीजिए 8 एम्पियर का उपकरण हमारे पास कितना एम्पियर का हो गया बाबू, 8 एम्पियर का, जबकि धारा कितना बहेगा 5 एम्पियर का। तो ये क्या करेगा, इस तार के ऊपर लोड बढ़ जाएगा और यही कहलाता है अति भारण। समझ में आया बाबू? अब अति भारण में परिपथ का प्रतिरोध बहुत क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कई बार यह पूछा है कि लघु पतन में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, अति भारण में परिपथ का प्रतिरोध बहुत क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लघु पतन में परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। कैसे बाबू, आप लोग पढ़ेंगे V बराबर आई आर पढ़े बाबू, या आई बराबर पढ़े हम लोग V बट्टा कौन बाबू, R, V बट्टा R, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा, यानी अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी R का मान बढ़ेगा क्योंकि बट्टा के नीचे है, तो R बढ़ेगा धारा कम होगी, R घटेगा धारा क्या बढ़ेगी, ज्यादा। यानी धारा का विरोधी प्रतिरोध होता है। तो कहेगा सर अगर प्रतिरोध बहुत कम है, धारा काफी क्या अधिक है, और इसमें प्रतिरोध अधिक है तो धारा बहुत क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। याद रहेगा। नेक्स्ट बाबू, लघु पतन में क्या उत्पन्न होती है, चिंगारी, यानी स्पार्क होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी लघु पतन में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अति भारण में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, लघु पतन में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, अति भारण में धारा का मान बहुत कम हो जाता है, लघु पतन में चिंगारी उत्पन्न होती है, अति भारण में कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 कह रहा है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। चलिए जल्दी हम लोग देखेंगे। कह रहा हो कि दिष्ट धारा एक समय में सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा एक समय में सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा कुछ समय के लिए आगे की तरफ और कुछ समय के लिए पीछे की तरफ प्रवाहित होती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा वो इस टाइप से बहती है, यानी श्रृंग और गर्त के रूप में कुछ समय के लिए आगे की तरफ, उतने ही समय के लिए पीछे की तरफ। दिष्ट धारा का मान समय के साथ क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के मान समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। याद रहेगा बाबू, दिष्ट धारा एक समय में सिर्फ एक दिशा में, प्रत्यावर्ती धारा कुछ समय के लिए आगे की तरफ और उतने ही समय के लिए पीछे की तरफ प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा का मान समय के साथ अपरिवर्तित होता है, यानी बदलता नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ क्या होगा, बदलेगा। देखिए यहाँ मान समय के साथ बढ़ता है, फिर क्या होता है, घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है, फिर क्या होता है, घटता है।
इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है बाबू, शून्य होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य नहीं होती। और इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है बाबू, तो याद रखेंगे 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। दिष्ट धारा में प्लस और माइनस यानी धन और ऋण पाए जाते हैं। जो भी दिष्ट धारा की कंडीशन होगा उसमें प्लस और माइनस होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। आप चार्जर देखिए, चार्जर लगाइएगा तो उसमें ये नहीं है कि किधर प्लस किधर माइनस, आप किधर किसी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर दिष्ट धारा होगा तो उसमें प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। तो दिष्ट धारा में प्लस माइनस होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबू, दिष्ट धारा के मान को ट्रांसफार्मर से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के मान को ट्रांसफार्मर से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये कहानी था बाबू दिष्ट धारा और कौन धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का। समझ में आया कि नहीं बाबू, क्या क्या हम लोगों ने सीखा एक बार याद करते हैं हम लोग। कौन कौन बाबू कह रहा है, पहला कि दिष्ट धारा सिर्फ एक दिशा में, प्रत्यावर्ती धारा कुछ समय के लिए आगे की तरफ और फिर उतने ही समय के लिए पीछे की तरफ। दिष्ट धारा का मान अपरिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति शून्य नहीं होती। और इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा कितने हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ये भी याद रखिएगा, 220 वोल्ट की और कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की। नेक्स्ट बात, दिष्ट धारा में धन और ऋण होता है, प्रत्यावर्ती धारा में धन और ऋण नहीं होता है। दिष्ट धारा के मान को ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, इसके मान को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसके सोर्स क्या है, जितने भी क्या है बाबू, बैटरी हैं और क्या है, सेल हैं, उनसे कौन धारा मिलती है बाबू, दिष्ट धारा मिलती है। और इनमें क्या है बाबू, जनित्र है। क्या है बाबू, जनित्र दोनों होते हैं, लेकिन खास तौर पे जनित्र का यूज प्रत्यावर्ती धारा के लिए। और जो भी बिजली आदि आती है यानी विद्युत का जो उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन यानी बिजली जो आती है बाबू, सब के सब क्या होती हैं, तो याद रखेंगे उनमें उत्पादन यानी पावर स्टेशन से जो विद्युत उत्पादन होता है, सबके सब कौन होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आया बाबू, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न को परिभाषित करें। सिंपल टर्म है, आप याद करते चलिएगा। पहला दे रहा है बाबू जैव द्रव्यमान। देखिए ध्यान से, वैसे जैव द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के मृत भाग तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को जैव द्रव्यमान या जैव ईंधन कहा जाता है। जो भी पेड़ पौधे हैं या जो भी जंतुएं हैं उनके मृत अवशेष को क्या कहा जाता है, जैव द्रव्यमान यानी बायोमास कहा जाता है। समझ में आया बाबू, जो भी क्या है पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनके मृत शरीर को क्या कहा जाता है, जैव द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे फसलों के अपशिष्ट हैं, जैसे पेड़ पौधा के क्या है अपशिष्ट हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, जैव द्रव्यमान। और जैव द्रव्यमान एक क्या है बाबू, कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग किसके रूप में किया जाएगा, ईंधन के रूप में किया। जैसे उपला है, उपला जो गोबर से बनता है, इसके अलावा लकड़ी है, चारकोल है, तो ये सब के सब किस में आते हैं बाबू, जैव द्रव्यमान में आते हैं। समझ में आया कि नहीं। जैव द्रव्यमान क्या है, पेड़ पौधे वनस्पतियों के मृत भाग या जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे कौन बाबू, उपला, लकड़ी और चारकोल। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कितना आ रहा है बाबू, जीवाश्म ईंधन यानी फोसिल फ्यूल। क्या कर रहा है बाबू, वैसा ईंधन जिसका निर्माण मृत पौधे जंतुओं के क्षय से करोड़ों वर्ष में होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। यानी अभी हमने पढ़ा बाबू कि जैव मात्रा में भी पेड़ पौधा से और जीव जंतुओं से मिल रहा था, और जीवाश्म ईंधन भी पेड़ पौधा जीव जंतुओं से मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जीवाश्म ईंधन के बनने में करोड़ों वर्ष लगता है, जबकि जैव मात्रा के बनने में कोई समय नहीं लगता। तो ये आपको हमेशा अंतर याद रखना है। जीवाश्म ईंधन एक कैसा है बाबू, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका भंडार सीमित है। यानी जीवाश्म ईंधन जो होता है बाबू, एक बार बन गया तो पुनः नहीं बनेगा, यानी इनको खर्च करेंगे तो इसकी मात्रा कम होते जाएंगी। जैसे कोयला,
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। समझ में आया कि नहीं? वो इतना आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग के पास आ रहा है बाबू कि बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या होते हैं बाबू? जो भी मवेशियों के गोबर और फसलों के अपशिष्ट होते हैं उनको सड़ाने गलाने पर एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो बायोगैस बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? मवेशियों के गोबर, फसलों के अपशिष्ट, वनस्पतियों के अपशिष्ट, वाहित मलजल यानी जो नाला से पानी निकलता है, वाहित मलजल की उपस्थिति एवं मल जल की किसकी बाबू? यानी मल जल की मतलब ऑक्सीजन की किस में? अनुपस्थिति में। यानी मल जल की यहाँ याद रखेंगे, यहाँ काट देंगे। यानी मवेशियों के गोबर, फसलों के अपशिष्ट, वनस्पतियों के अपशिष्ट, वाहित मल जल की किसकी बाबू? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह नहीं रहेगा किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा या कह सकते हैं जीवाणुओं के द्वारा अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त गैस बायोगैस कहलाता है। यानी हमने क्या बोला? जो भी गोबर है, जो भी वाहित मल जल है, फसलों के अपशिष्ट है, ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसकी अनुपस्थिति में इनका क्या होगा? अपघटन होगा, मतलब सड़े गलेंगे। सड़े गलेंगे तो वहां से क्या निकलता है? एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू? बायोगैस नाम देते हैं। और याद रखना है बाबू, जो बायोगैस होता है उसमें जो जीवाणु होता है, याद रखेंगे, जीवाणु का नाम होता है मेथेनोजन। क्या नाम है बाबू? मेथेनोजन एक जीवाणु होता है जो इनको सड़ाने गलाने का कार्य करता है। इनके सड़ाने गलाने से जो गैस निकलती है वही गैस कहलाती है बायोगैस। और बायोगैस में कौन कौन आता है? वो मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला बाबू CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ रहा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका काफी लंबे समय तक बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। यानी कहता है कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका बड़े पैमाने पर यानी काफी अधिक मात्रा में काफी लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जिनका लंबे समय से उपयोग हो रहा है तो उन्हीं को नाम देते हैं हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, जल ऊर्जा, इनका लंबे समय से उपयोग हो रहा है तो इनका नाम देंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। समझ में आया बाबू? चलिए अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हम लोग के पास? गैर परंपरागत स्रोत, यानी वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका काफी लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन आधुनिक तकनीक के द्वारा उनका विकास कर उपयोग किया जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यानी लंबे समय से उपयोग नहीं हो रहा है फिर भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इनका उपयोग किया जा रहा है ऊर्जा के रूप में, क्या कहलाएंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे बाबू सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ज्वारी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन सब का उपयोग किया जा रहा है। तो आधुनिक समय में नए तकनीक के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, परंतु हमारे जो क्या थे पूर्वज थे वे लोग इनका उपयोग नहीं करते थे तो उनका नाम दिया जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। समझ में आया बाबू? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है बाबू? ज्वलन ताप। बहुत फेमस है बाबू ज्वलन ताप। आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। ज्वलन ताप के मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ करता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जिस ताप पर कोई भी ईंधन जलना प्रारंभ कर दे वह ईंधन वह उस ईंधन का कौन ताप कहलाएगा? ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं बाबू? नेक्स्ट क्या रहा है? कैलोरी मान या ऊष्मी मान। इसको क्या याद रखना है? 1 केजी या 1000, 1 केजी नहीं, यहाँ पे 1 ग्राम की बात हो रही है। कहेगा सर 1 ग्राम द्रव्यमान के यानी जो ईंधन होगा 1 ग्राम का, उसके पूर्ण दहन के फलस्वरूप जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैलोरी मान या ऊष्मी मान बोलेंगे। यानी 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी वही ऊष्मा कहलाएगी कैलोरी मान या ऊष्मी मान कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? इतना आपको याद रखना। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
कह रहा है कि अपवर्तनांक क्या है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, म्यू बराबर होता है सी नॉट बट्टा सी। यानी सी क्या है बाबू, सी नॉट क्या है, निर्वात में किसकी चाल बाबू, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बट्टा में क्या लिख लीजिएगा, सी किस में बाबू, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की कौन बाबू, चाल, और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन बाबू, अपवर्तनांक। और हीरा का अपवर्तनांक बहुत बार पूछा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा माध्यम क्या हो जाएगा, हीरा, हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 2.42। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी होती है, कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसमें हीरा में प्रकाश की चाल से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.42 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है बाबू, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि जब किसी चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पदार्थ के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है एवं चालक पदार्थ गर्म हो जाता है। यह घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। यानी जब भी कोई तार है, ये मान लिए तार है, इससे क्या बहाएंगे, वो धारा बहाएंगे, तो तार के अंदर जो प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो तार के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो धारा का हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा। और धारा का विरोध करेगा मतलब धारा विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्या हो जाएगा, लॉस होगा, और यही कहलाता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वही विद्युत उष्मा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कौन उष्मा बाबू, विद्युत उष्मा। विद्युत उष्मा क्या होगा बाबू, H बराबर होता है, आप याद रखिएगा Q भी या बाबू VIT, H बराबर Q भी VIT, या लिख सकते हैं I²RT, या लिख सकते हैं V²/R इंटू में T। तो आप फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है बाबू। और कैसे याद रखना है बाबू, कोई भी ये चालक तार है, जैसे इसे हम क्या बहाएंगे, धारा बहाएंगे, तो धारा बहेगा तो इसके अंदर क्या होंगे बाबू, जो चालक पदार्थ के कण होंगे, ये कण हमेशा धारा का प्रवाह का विरोध करेंगे, जिसके चलते तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यही गर्म होगा, उसको नाम देंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। फार्मूला H बराबर Q भी VIT I²RT या V²/R इंटू में T। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारण बताओ। बहुत फेमस है बाबू, कारण बताओ, यानी आपको हमेशा याद रखना है। कहेगा बाबू, अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्यों। कई बार यहाँ पूछा गया है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्यों होता है। क्या आंसर मारिएगा बाबू, अंतरिक्ष में वायुमंडल का अभाव होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। यानी अंतरिक्ष में वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, तो इसलिए अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आंसर सटीक है, याद कर लीजिएगा। दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों। तो याद रखना वो सबसे पहले कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ऐसे मान लीजिए ये नॉर्थ और क्या है बाबू, साउथ है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, और साउथ में क्या होती है, समाती हैं। इनकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनके किसी पॉइंट पर खींची गई जो रेखा होती हैं, किसको बताते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे
एक और चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा और इसको कट कर देगा, तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी? 2 दिशा हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं? 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। समझ में आ गया बाबू? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि काटेंगी तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। अब देखिए वो ध्यान से नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, क्यों? आंसर क्या बताएगा? विद्युत बल्ब में अगर हम वायु भरेंगे तो तंतु यानी फिलामेंट जो टंगस्टन की बनी होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और टूट जाएगा, टूट जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ताकि वो ऑक्सीकृत नहीं हो, और ऑक्सीकृत नहीं होगा तो टंगस्टन खराब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट बाबू आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो लाल रंग का बाबू, लाल रंग का क्या? तरंगदैर्घ्य। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, यानी इसको लिख सकते हैं, जल्दी टाइम देखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बाबू, तरंगदैर्घ्य काफी क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, अधिक होता है, एवं विचलन सबसे क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण अधिक दूर तक दिखाई देने के साथ साथ कोहरा में भी दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सिग्नल को लाल रंग का उपयोग किया जाता है। हमने क्या बोला कि लाल रंग जो होता है वह उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इसका विचलन क्या होगा? कम होगा। विचलन कम होता है, इसके साथ साथ बाबू ये कोहरा में भी यानी कुहासा में भी अधिक दूर तक क्या होता है? दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है बाबू। घरेलू परिपथ में उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, क्यों? श्रेणी क्रम के मतलब क्या होता है बाबू? जैसे मान लीजिए कि बल्ब है, ये आपके पास क्या है बाबू? बल्ब है। तो अगर जो भी हम लोग के पास बल्ब रहेगा तो इसका एक सिरा, मान लीजिए अगर हम इसको प्लस मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे? माइनस, और इधर वाला को अगर हम प्लस माने तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो कह रहा है कि श्रेणी क्रम के मतलब होता है प्लस को किससे जोड़ा जाए? माइनस से। ठीक है बाबू। और अब अगर हम इसको किससे जोड़ दे? बैटरी से क्या कर दे? जोड़ दे। बैटरी से क्या कर दे बाबू? जोड़ दे। तो इसमें होगा क्या बाबू कि अगर कोई एक बल्ब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, तो दूसरा बल्ब नहीं जलेगा। तो यही आपको बात समझना है कि घरेलू परिपथ में जुड़े हुए उपकरणों में से किसी एक उपकरण के जल जाने पर, यानी अगर ये जल जाएगा तो ये परिपथ क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कनेक्ट है बाबू ना, तो ये वाला इससे कनेक्ट है, तो ये इससे प्लस किस में नहीं जा पाएगा? माइनस में, धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में ये प्लस और ये क्या है? माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बाबू? प्लस और ये क्या है? माइनस। ये क्या है आपके पास? प्लस और ये क्या है? माइनस। तो माइनस को इससे जोड़े हैं, तो धारा हमेशा क्लोज लूप में बहता है। अगर इससे धारा बहेगा और प्लस से जुड़ा है, अगर मान लीजिए बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा यहां से, तो बताइए बाबू क्या ये वाला इससे जुड़ा है? नहीं। इसलिए धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, परिपथ का हो जाएगा? भंग हो जाएगा। इसलिए घरेलू उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? कि आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शायद एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुरक्षा फ्यूज क्या है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए बाबू, घरेलू परिपथ में मुख्य स्विच के निकट टीन और लेड से बनी हुई एक मिश्र धातु का तार लगा होता है, जिसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है, जो सुरक्षा फ्यूज कहलाता है। यानी सुरक्षा फ्यूज किसका किसका बना होता है बाबू? टीन और लेड का तार होता है, जिसका प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा और गलनांक बहुत क्या होता है? कम होता है। परिपथ में अधिक मान के अगर धारा बहती है तो गलनांक कम होने के कारण सुरक्षा फ्यूज गल कर क्या हो जाता है? गल जाता है, जिससे परिपथ भंग हो जाता है और जुड़े हुए उपकरण जलने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी जो भी उपकरण है उनको ये जलने से बचाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत क्या होता है? कम होता है। और एक और बात याद रखना है, वो सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई दिक्कत बाबू यहां तक? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये था हम लोग बाबू आज का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।